हेलो एवरीवन, माय नेम है निशान गुप्ता फ्रॉम एडू होम। आज से आज जो तारीख है 10 तारीख है और आज के बाद 7 मई को हमारे केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है टर्म 2 का। तो आज से हम केवल टर्म 2 के ऊपर फोकस करेंगे। जिन जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उस सिलेबस को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और जो ये चैप्टर जो है ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 9 है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। बीबीटी, सीएफटी हम और आईयूपीएस से हम काफी कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बात आती है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री क्या होती है, जिसके अंदर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। The branch of chemistry in which we deals with the study of coordination compounds are known as the coordination geometry. Okay, the branch of chemistry in which we deals with the study of coordination compound are known as coordination geometry. Okay, तो सिंपल सी बात मुझे समझ में आई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जहां पे भी अपन स्टडी करेंगे उसे अपन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे उसके अंदर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कहेंगे अपन। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है आपका एडिशन कंपाउंड। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? ठीक है, एडिशन कंपाउंड क्या होगा? when two or more salts are mixed together in a fixed proportion and allowed to crystalline, then the new type of compound are formed. Okay, तो सबसे पहले मैं क्या लिखा हूं कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या सिंपल सॉल्ट्स आपस में मिलते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, तो वो एक नए टाइप का एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे एडिशन कंपाउंड अपन कहते हैं। ठीक है, व्हेन टू और more salts are mixed together, then they form a new crystalline compound are called addition compound. Okay, are called addition compound. Now एडिशन कंपाउंड को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एडिशन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज डबल सॉल्ट एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पे आपके नाम आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो सबसे पहले डबल सोल्ट के बारे में बात करता हूँ। डबल सोल्ट क्या होता है? ऐसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होता है, लेकिन इसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दे देता है। ठीक है, और 100% आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होने के साथ साथ आपके किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल होते हैं। ये किसी भी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं और किसी भी तरह का टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं दोज एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड गेट 100% ionized in aqueous medium called a double salt. ठीक है, called a double salt.
जैसा जैसा डेफिनेशन मैं आपको लिखा रहा हूँ, जैसी जैसी लाइंस मैं आपको लिखा रहा हूँ, एज इट इज वहां पे लिखिएगा, कोई नंबर नहीं काटने वाला आपका, ठीक है। बिल्कुल जैसा जैसा आपको लिखा रहा हूँ, जैसी लैंग्वेज आपको लिखा रहा हूँ, कभी नहीं भूलिएगा इस चीज को। एग्जाम्पल तक लिखना है। अगर एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है थ्योरेटिकल पेपर होगा, तो अगर वहां पे आपको मार्क्स चाहिए, पूरे पूरे मार्क्स चाहिए, तो वहां पे आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बिना आपकी डेफिनेशन का कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला है पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो वहां पे आपके कार्नेलाइट का फॉर्मेशन करेंगे, KCl MgCl2.6H2O। इसको मैं बोलता हूँ कार्नेलाइट, ओके। ये होगा आपका कार्नेलाइट। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होता है, लेकिन इसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये वहां पे दो तरह के टेस्ट दे देगा। तीन तरह के टेस्ट देगा, एक पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, एक क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा, और एक मैग्नीशियम आयन का टेस्ट दे देगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आपका, ध्यान से देखिएगा, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट प्लस 24H2O, तो ये आपस में मिलेंगे। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये क्या कहलाएगा आपका? ये पोटाश एलम कहलाएगा आपका, ठीक है। ये होगा आपका पोटाश एलम, ठीक है। ये कंपाउंड भी, ये डबल सोल्ट भी आपके सॉलिड स्टेट में स्टेबल होगा, लेकिन इसे किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद ये अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे? डबल सोल्ट कहेंगे। तो यहाँ पे ये आपके पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट दे देगा, ठीक है। इसके अलावा FeSO4 प्लस NH4 2SO4 प्लस 6H2O आपस में मिले, FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2O, इसे अपन बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका दूसरा नाम भी है मोहर सोल्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम जब आपके होंगे तो आपने यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट का नाम सुना हुआ होगा, ये वही है। तो ये भी एक तरह का डबल सोल्ट है, ठीक है, जो अपने सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, लेकिन किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये वहां पे Fe+2SO4-2 और NH4+ आयन का टेस्ट दे देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, जैसी लाइनें लिखा रहा हूं वैसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। दोज एडिशन कंपाउंड which are stable in crystalline form as well as in aqueous form or medium and do not get 100% ionized is called coordination compound, ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होने के साथ साथ किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद वहां पर भी आपका स्टेबल होता है, किसी भी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, इसे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखना एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ आपका K4FeCN6, ठीक है। इसको जब मैं किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं तो वहां पे ये 4K++ FeCN6-4 के अंदर क्लासिफाइड होता है, ठीक है। When K4FeCN6 is dissolved in the water, then its aqueous solution shows properties of potassium ion, but do not show the property of Fe+2 and Cn minus ion, because these are present in the form of a complex ion like this, ठीक है। ये आपका क्या है? एक कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये कॉम्प्लेक्स आयन कभी भी अपने पार्ट्स में डिसोसिएट नहीं होगा, वहां पे किसी भी तरह का टेस्ट नहीं देगा, इस चीज का याद रखिएगा। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी
रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, सबसे पहले मैं इसका एक बेसिक फॉर्मेट आपके सामने लेके आता हूँ, MLX प्लस माइनस। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे M क्या होता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है ये, सेंट्रल मेटल एटम। L क्या होता है आपका, इसे बोलते हैं अपन लिगेंड। ओके, X क्या होता है यहाँ पे आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। क्या होता है ये, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे आपका, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन। और इसके आउटर पार्ट, इस कोऑर्डिनेशन, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अलावा ब्रह्मांड का जो भी पार्ट है ना, उसे अपन आयोनाइजेशन स्पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आयोनाइजेशन स्पेयर कहेंगे, जहां पे आयोनाइज हो सकते हैं कुछ भी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसके बारे में मैं बात करता हूं। इट इज मेटल एटम और आयन which have same or nearly same energy, vacant orbital to accept lone pair donated by the ligand. Okay, donated by ligand. तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन के या लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला होगा। ठीक है, जो भी एलिमेंट लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, लाइक जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट अपन सेंट्रल मेटल एटम की फॉर्म में यूज में लेते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अपने लोन पे डोनेट करता है, और उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है लिगेंड्स अपने लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं बिहेव लाइक अ लुईस एसिड। ओके, इट इज बिहेव लाइक अ लुईस एसिड। अब मैं बात करता हूं लिगेंड के बारे में कि व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं ये। ठीक है, विच डोनेट the lone pair, which donate the lone pair to central metal atom. Okay, it is behave like a Lewis बेस। ठीक है, लुईस बेस की तरह ये बिहेव करता है। अब लिगेंड जो होते हैं बेसिकली आपके 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, लिगेंड बेसिकली आपके 6 टाइप के होते हैं। पहला है आपका मोनो डेंटेड लिगेंड। दूसरा होता है आपका बाई डेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है आपका ट्राई डेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है टेट्रा डेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है पेंटा डेंटेड लिगेंड। और लास्ट है आपका हेक्सा डेंटेड लिगेंड। ओके, ये चीज हुई। तो इसको 6 पार्ट में मैंने बेसिकली क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके मोनो डेंटेड लिगेंड के बारे में। अब मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि जिसके अंदर एक डोनर और एक एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर एक मोनोडेंटेड एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच हैव वन डोनर एटम। ठीक है, जिसके अंदर एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है उसे अपन मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। लाइक ये है आपका लिगेंड, यहाँ पे उसके मैं नाम लिख रहा हूँ, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है मैं वहां वो भी आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। H2O, NH3,
Cn माइनस, X माइनस, H माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस और NO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो H2 है उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, एक्वा। क्या कहा जाएगा, एक्वा एमीन साइनो हेलाइडो हाइड्राइडो हाइड्रोक्सो नाइट्रो और नाइट्राइटो, सॉरी नाइट्रेटो। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि सर ये एक्वस से ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, इसके ऊपर भी -1 और नाइट्रेट के ऊपर भी -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी स्पीशीज हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए उसको, जैसे NH2 माइनस, NH-2, N-3। अच्छा, ये जो स्पीशीज इनको याद नहीं रखना है आपको, ठीक है, बस इनके नाम एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब हम IUPAC करेंगे तो वहां पे रेगुलर प्रैक्टिस में आएगा ना, तो वहां पे अपने आप याद हो जाएगा। तो ये बहुत डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। SO4-2, O-2, O2-2, एक S-2, CH3, COO माइनस, CO और NO। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, NH2 माइनस, तो ये हो गया आपका एमिडो, इमिडो, नाइट्राइडो, सल्फेटो, ऑक्सो, परोक्सो, सल्फाइडो, एसीटेटो, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। ठीक है, इनके ऊपर जो चार्ज है उसके बारे में बात करता हूँ। इसके ऊपर होता है -1, -2, -3, -2, -2, -2। ठीक है, -2, -1, 0 और 0। ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज होते हैं बेटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ और स्पीशीज भी आपको लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए, इसे बोलते हैं अपन पायरिडीन। पायरिडीन, PY से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। इसके अलावा है, ध्यान से देखिए, एक और लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है ये आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन। ठीक है, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज होता है। इसके अलावा PH3, इस अपन फॉस्फाइन बोलेंगे, इसके ऊपर भी आपके जीरो चार्ज होता है। ठीक है, ये कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड थे जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आज फिर मैं अगली बात करता हूँ आपसे कि सर मोनोडेंटेड लिगेंड तो हो गया, अब बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में क्या विचार है, तो ध्यान से देखना। बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं और एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है, जिसमें दो डोनर होते हैं और एक एक्सेप्टर होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, विच सॉरी विच हैव टू डोनर एटम। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सलेटो लिगेंड। अब ऑक्सलेटो का फॉर्मूला होता है C2O4-2। इसको खोल के कैसे लिखूंगा, C00-C00-, जिसमें दो डोनर हैं और एक एक्सेप्टर है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखिएगा, इथाइलिन डाई अमाइन, EN। ठीक है, इसका जो डिनोशन है, जो नोटेशन है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, EN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और नाम है इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH2 NH2 NH2। अब आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर आपके लोन पे प्रेजेंट होते हैं।
तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अच्छा, इसमें 2 डोनर है और 1 एक्सेप्टर है, तो ये भी क्या कहला गया, आपका बाइडेंटेड लिगेंड कहला गया। नेक्स्ट है 2,2 डैश बाय पायरिडीन। ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज को, बॉन्ड है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये है आपका 2,2 डैश बाय पायरिडीन। इसके अंदर भी 2 डोनर है और 1 एक्सेप्टर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ग्लाइसिनेटो लिगेंड। अब ग्लाइसिनेटो क्या होता है, जिसके अंदर आपके एमिन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना, CH2 NH2 और ये है आपका C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2 डोनर और 1 एक्सेप्टर प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल है बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। अब ग्लाइसिनेटो को अपन GLY से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एसिटिल एसिटे एसिटोनेटो नेटो। ठीक है, AC माइनस। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये CH3। ठीक है, यहाँ पर भी 2 डोनर और 1 एक्सेप्टर प्रेजेंट है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। नेक्स्ट आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होगा, विच हैज 3 डोनर एटम, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर 3 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इन विच 3 डोनर एटम आर प्रेजेंट। ठीक है, 3 डोनर एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है, ये 3 डोनर एटम प्रेजेंट हो गए, एक पीछे से आएगा। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये देख लीजिए यहाँ से आएगा। ठीक है, तो एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर 3 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो उसे अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। ओके, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। ओके बेटा, नेक्स्ट है टेट्राडेंटेड लिगेंड। अब टेट्राडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इन विच 4 डोनर एटम आर प्रेजेंट, जिसके अंदर 4 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है, जिसके अंदर 4 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेड लिगेंड कहेंगे। और इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3, 3 इथाइलिन है, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट है पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड। अब पेंटाडेंटेड लिगेंड क्या होगा, कि एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर 5 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द लिगेंड विच हैज 5 डोनर एटम आर कॉल्ड पेंटाडेंटेड लिगेंड। ओके, तो एक ऐसा एग्जांपल देखिएगा, EDTA -3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसीटेटो। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसीटेटो। ये लीजिए, ठीक है।
इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटेटो इसका नाम होगा। ठीक है, इसके ऊपर -3 चार्जेस। इसके अंदर देखना कहाँ कहाँ पे डोनर एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 डोनर एटम है। तो ये सभी के सभी क्या करेंगे, अपने लोन पर डोनेट करेंगे आपके सेंट्रल मेटल एटम को, और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हेक्साडेंटेड के लिगेंड क्या होगा, विच हैव 6 डोनर एटम। ठीक है, जिसके पास में 6 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, लाइक EDTA-4। ठीक है, CH2 CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस। ठीक है, EDTA-4। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेटो। क्या नाम होगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेटो। और यहाँ पे डोनर एटम कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 डोनर एटम है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे, जितने भी लिगेंड थे। अब मैं आगे बात करता हूँ कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा। जिस तरह से लिखा है, जो जो एग्जांपल मैंने लिखा है, यही चीज आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने वाली है। और जब पेपर के अंदर क्वेश्चन देखेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बार की गारंटी। ठीक है ना, आप जब पेपर देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ता हूँ। एम्बिडेंटेड लिगेंड, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, और काम है बहुत ज्यादा, याद करना है बहुत सारा। ठीक है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात क्या करता हूँ कि ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे एक डोनर एटम अपने लोन पे डोनेट करता है। ठीक है, दोज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम बट either of them donate one time. Okay, like cyno isocyano, like thiocyaneto isothiocyaneto। ठीक है, SCN। ठीक है, NCS। ठीक है, like नाइट्रो, लाइक नाइट्राइटो। ठीक है, इसका नाम क्या बोला मैंने, साइनो। इसका नाम क्या है, आइसोसाइनो। इसका नाम है थायोसाइनो, और इसका नाम है आइसोथायोसाइनो। इसका नाम है नाइट्रो और नाइट्राइटो। ठीक है बेटा, ये आपके ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं जिसके अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर एटम अपने लोन पे डोनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है किलेटिंग लिगेंड। अब किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, जब कभी भी पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़ते हैं, जब कभी भी पॉलीडेंटेड लिगेंड लाइक बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, जब कभी भी पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़कर एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वहां पे वो उसकी स्टेबिलिटी को, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को अपन किलेशन प्रोसेस बोलते हैं, और उस लिगेंड को, उस पॉलीडेंटेड लिगेंड को अपन किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, और जब कभी भी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में किलेटिंग लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो वो, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, लिगेंड, सॉरी, when bidented or polydented
ligand donate simultaneously to central metal atom, they form ring-like structure called a chelating ligand. ओके, किलेट के अंदर बेसिकली आपका क्या बनता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपका बनता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 NH2 NH2 Cu+2 NH2 CH2 NH2 CH2, ठीक है. यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका इथाइलिन डाइअमाइन EN, और ये भी आपका है इथाइलिन डाइअमाइन EN, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. इसने कॉपर मेटल के साथ में रिएक्ट करके उसको अपने लोन पे डोनेट करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, ठीक है. किसका फॉर्मेशन किया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो लिगेंड होगा ये आपका किलेटिंग लिगेंड कहलाएगा, और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने की जो प्रोसेस होगा उसको किलेशन प्रोसेस कहते हैं. मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करती है, और एज जितने ज्यादा नंबर ऑफ डोनर एटम आपके बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है. इसके अलावा EDTA जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू इथाइलिन डाइअमाइन. तो EDTA इज मोर मेक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है. ये चीज का ध्यान रखिएगा बेटा. नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन स्पेयर. अब आयोनाइजेशन स्पेयर क्या होता है कि स्पीसीज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ओके. Species outside the coordination sphere forms ionization sphere. Okay. The next is, भाई पहले भी बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद ब्रह्मांड का जो भी पार्ट होगा ना उसे अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन स्पेयर कहेंगे. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है. कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है कि स्पीसीज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट form a coordination sphere. Coordination sphere. Okay. Like K4FeCN6. ठीक है, ये कंपाउंड है. तो इसके अंदर ये K4 क्या हो जाएगा पार्ट आपका, ये आयोनाइजेशन स्पेयर हो जाएगा. ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाएगा, ठीक है. ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, ठीक है. क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, और ये आपका लिगेंड होगा, ओके. ये चीज का ध्यान रखें. नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर. जितने डोनर एटम, द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम which donate their lone pair to central metal atom, they forms a coordination bond, and the total number of coordination bond are formed in a complex compound are known as the coordination number, okay. The total number of coordination bond are formed, total number of coordination bond are formed, number of coordination bond are formed by
ligand to donate their lone pair to central metal atom. Okay, this is known as a coordination number. For example, K4 FeCN6, यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 6, CO NH3 4 Cl2 Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे टोटल 4 और 2 6। ठीक है, आयनाइजेशन स्पेयर को काउंट नहीं करना अपने को, केवल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो प्रेजेंट है उसको काउंट करना है। नेक्स्ट है AgNH3 2Cl, कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सिंपल सा 2। ठीक है, नेक्स्ट है CuCN4-2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे सिंपली 4। ठीक है, 4 इज द आंसर, सिंपल आ, बिल्कुल सिंपल। COEN3+3, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3×2, क्योंकि इथाइलिन डाइअमाइन आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और एक बाइडेंटेड लिगेंड आपके 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे 6 का टोटल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, Na3FeC2O4 का होल थ्राइस Cn 3×2 = 6। ठीक है, टोटली क्योंकि ये ऑक्सीलेटो आयन है और एक ऑक्सीलेटो आयन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 3 कितने करेंगे टोटल 6 का करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे केवल आपके सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, अब जिसका निकालना होता है उसको किस तरह से निकालेंगे, जैसे K4FeCN6 है मेरे सामने, ये एग्जांपल, केवल सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है और जिसका निकालना होता है उसको मानता हूं मैं X। Cn के ऊपर होता है -1 चार्ज, टोटल कितने हैं 6, = 2, प्लस पोटेशियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, टोटल पोटेशियम कितने 4, तो 4 + X - 6 = 2, X - 2 = 0, X = 2, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अगला एग्जांपल देखिएगा, CO NH3 6Cl3। ठीक है, अब जिसका आपको निकालना होता है उसको मानेंगे अपन X + 6 × 0 + 3 × -1 = 0, X - 3 = 0, X = 3। ये देखिए सिंपल सा मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने निकाल के रखा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सर वन मोर एग्जांपल, K3FeCN5CO। ठीक है, अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे मानते हैं अपन X + 3 × +1 + -1 × 5 + 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + X - 5 = 0, X - 2 = 0, X = 2, ये लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सर वन मोर एग्जांपल प्लीज, तो ये देखिए, मतलब इन एग्जांपल्स के बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या कोई भी एग्जाम के अंदर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके लिए मोर देन इनफ है, बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखिए। X - 3 = 0, X = 3, ये लीजिए। और AI में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि सर AI का क्वेश्चन भी तो बता दो, कि लो K4NiCN4। ठीक है, जिसका निकालना होता है उसको मानते हैं अपन X + 4 × +1 + -1 × 4 = 0, 4 + X - 4 = 0, कटा X = आ गया 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया है। कि अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम IUPAC के बारे में स्टडी करेंगे, बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, VBT CFT के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में कुछ एक दो कल के दिन आपका नया टॉपिक चालू होगा। नए टॉपिक के अंदर आपके IUPAC आएंगे, बॉन्ड थ्योरी आएंगी, VBT आएंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम की है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा। ओके, थैंक यू।